क्लास 10th सोशल साइंस पॉलिटिकल सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग क्या होती है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है या इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, शक्तियों के वितरण को सत्ता की साझेदारी कहते हैं, यानी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों को विभिन्न समुदायों या विभिन्न सत्रों पर बांट देना पावर शेयरिंग या सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब यह क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे कारण है कि यदि हम सत्ता की साझेदारी करेंगे यानी बंटवारा कर देंगे तो संघर्ष कम होंगे, समुदायों के बीच देश में शांति रहेगी, राष्ट्रीय विकास होगा, कोई भी समुदाय अपने आप को अलग थलग नहीं महसूस करेगा, सभी को बराबर अवसर मिलेंगे और सामाजिक तनाव कम रहेगा। तो ये इन सब कारणों के कारण से ही सत्ता की साझेदारी की जाती है। नेक्स्ट आता है कि जो सत्ता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है क्षितिज वितरण। क्षितिज वितरण का मतलब कि जिसमें ऐसे पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा जिसमें तीनों ही अंग बराबर होते हैं। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाता है यानी संसद कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव यानी कर्मचारी वर्ग इसको लागू करता है। और जुडिशरी जो कानूनों को नहीं मानता उसको अवहेलना करता है, उसको सजा देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है उर्वराधर वितरण। उर्वराधर वितरण का मतलब कि पावर का नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूशन, हाई लेवल से बॉटम की ओर। इसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट होगी। तो इसको बोलते हैं सत्ता का वर्टिकल या उर्वराधर वितरण। जैसे भारत जो है, ये सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण है, भारत और अमेरिका। इस प्रकार की सरकारों को फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सत्ता वास्तव में क्या है। व्हाट इज पावर। किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिससे वह अपनी इच्छाएं या उद्देश्य पूरे कर सकता है सत्ता कहलाती है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन या ग्रुप टू अचीव देयर गोल। नेक्स्ट लोकतंत्र क्या है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसका मूल सिद्धांत क्या है। इस सत्ता का जो केंद्र होता है लोकतंत्र में वो जनता होती है, जनता के हाथों में होता है डेमोक्रेसी की सारी पावर, क्योंकि अगले इलेक्शन में यदि जनता नहीं चाहेगी तो वो जो सरकार में भागीदार होते हैं उनको वापस सत्ता से हटा भी सकती है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। जनता का शासन होता है, समान अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में सबको बराबर अवसर मिलते हैं और सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती हैं यानी पब्लिक वेलफेयर की नीतियां बनती हैं, और इसमें रेगुलर चुनाव होते हैं। जैसे भारत में हर 5 साल के अंदर एक बार चुनाव होते हैं। तो ये इसके मूल पॉइंट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राजतंत्र क्या है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा का आदेश सर्वोपरि होता है उसे राजतंत्र या मोनार्ची कहते हैं। जैसे फ्रांस में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्रांस में लुई 16वें का शासन, ठीक है। तो लुई 16 का जो शासन था वो इसी प्रकार का राजतंत्र था। नेक्स्ट तानाशाही। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में चली जाती है और उस पर बलपूर्वक शासन किया जाता है, तानाशाही शासन कहलाता है, डिक्टेटरशिप कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार रही है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण क्या है। सेंट्रलाइजेशन। जब सारी शक्तियां और निर्णय एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाए तो इसे सत्ता का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार क्या है। वह सरकार जो पूरे देश के लिए कार्य करती है वो केंद्र सरकार कहलाती, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती। जैसे हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार है। नेक्स्ट सामुदायिक सरकार क्या है। इसमें शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है। किसी विशेष भाषा या समुदाय के लिए भाषाई समूह या सामाजिक समूह
द्वारा चुनी गई सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं, कम्युनल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। जैसे बेल्जियम इसी प्रकार की तीसरे स्तर, थर्ड जो लेवल होता है, वो थर्ड लेवल पर कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर मिलती है। यह ऐसी सरकार क्यों बनाई जाती है? ताकि विभिन्न समुदाय के बीच उनकी संख्या के आधार पर पावर की शेयरिंग की जा सके, शक्तियों का बंटवारा किया जा सके। नेक्स्ट, सत्ता का संघीय वितरण क्या है? फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऐसी सरकार जिसमें केंद्र सरकार हो और राज्यों में राज्य सरकार हो, ऐसी सरकारों को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे इंडिया। नेक्स्ट, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऊपर से पावर का नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटम की ओर। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। दो कारणों से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। एक होता है नैतिक कारण, यानी लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा नैतिक सिद्धांतों, मॉरल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ताकि सभी की भागीदारी हो सके। और दूसरा होता है तर्कसंगत कारण, यानी संघर्ष को, हिंसा को, सामाजिक तनाव को रोकने के लिए पूरी तरह से सोच विचार कर सत्ता को बांटना, इसे कहते हैं तर्कसंगत कारण। नेक्स्ट आता है जातीय या एथनिक, क्या होता है? ऐसा समूह जिसके सदस्य समान संस्कृति, समान भाषा या परंपरा या मूल के हों, यानी जिनका ओरिजिन एक जैसा हो, जातीय समूह कहलाता है, एथनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बहुसंख्यकवाद, क्या है? बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जब किसी एक समुदाय, धर्म या जाति के लोग संख्या में अधिक होने के कारण शासन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे श्रीलंका में सिंहली लोगों ने इसी प्रकार का जो बहुसंख्यकवाद है उसका उदाहरण वे हो सकते हैं। नेक्स्ट, गृह युद्ध, सिविल वार, जब किसी एक ही देश के अंदर विभिन्न समुदायों या जातियों के बीच में हिंसक संघर्ष हो जाए तो उसको सिविल वार या गृह युद्ध कहते हैं। अक्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वराज्य क्या है? रीजनल ऑटोनॉमी क्या है? जब कोई क्षेत्र अपने लिए अलग प्रशासनिक अधिकार या स्वतंत्र राज्य की मांग करता है उसे बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता। जैसे श्रीलंका में तमिल ईलम राज्य की अलग से मांग की गई थी। नेक्स्ट, समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी समुदायों को बराबर भागीदारी या प्रतिनिधित्व का अवसर मिले उसे समान प्रतिनिधित्व कहा जाता है। जैसे बेल्जियम में बाद में ऐसी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, उसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। जैसे इंडिया में विधानपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन पावर्स हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जैसे इंडिया हो गया। नेक्स्ट, जातिगत राष्ट्रवाद क्या है? जब राष्ट्रवाद की भावना जातीय पहचान पर आधारित होती है उसे जातिगत एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य क्या है? नागरिकता और राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित एक स्वतंत्र राजनीतिक समूह या समुदाय राष्ट्र राज्य, नेशनल स्टेट कहलाता है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एंड बैलेंस का मतलब है जब सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, इसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। जैसे भारत में जो सत्ता का अक्षितिज वितरण है वो ऐसा ही है, जिसमें एक अंग दूसरे अंग के चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है, यानी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। नेक्स्ट, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं और दोनों पोखरण राजस्थान में किए हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट में पोखरण, जैसलमेर जब जाते हैं, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में ये स्थान आता है पोखरण, वहाँ पर किए हैं अपने ये परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? 2019 के अनुसार यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल हैं। EU इसका शॉर्ट नेम होता है, यूरोपियन यूनियन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1957 में 1957 में हुई थी।
नेक्स्ट है सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2-3 बार रिपीट हो चुका अभी भी। विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय देती है, जैसे इंडिया। नेक्स्ट है संविधान क्या है और इसे संविधान का रक्षक कौन होता है? संविधान वह मूल कानून है जिसके आधार पर देश का प्रशासन चलता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और न्यायपालिका को संविधान का रक्षक, जुडिशरी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द्विभाषीय किसे कहते हैं? बाइलिंगुअल किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो 2 भाषाओं को जानता हो वह द्विभाषीय कहलाता है। जैसे आप यदि हिंदी जानते हैं और इंग्लिश भी आप जानते हैं तो आप द्विभाषीय हैं। कोई इससे ज़्यादा भाषाएं जानता हो तो वो बहुभाषीय कहलाएगा। बेल्जियम के बारे में आप क्या जानते हैं, या बेल्जियम मॉडल क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के एरिया से भी, हरियाणा का एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। तो बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32,545 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स और वो आज़ाद हुआ था 4 अक्टूबर 1830 को। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि यहाँ का मॉडल किसे कहते हैं। तो क्या होता था बेल्जियम में, यहाँ की जो राजधानी ना ब्रुसेल्स, वो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर भी है जिसमें 28 देश शामिल हैं। तो बेल्जियम में क्या है कि वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हिसाब के लिए रहेगा वहाँ की जातीय व्यवस्था। तो बेल्जियम की जो जातीय या भाषीय संरचना है उसमें 59 लोग फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब बच गए कितने? 1%, वे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। ये तो है पूरे देश की व्यवस्था, देश के अंदर ऐसा था बेल्जियम में। अब उससे आगे बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स यानी जो उनकी राजधानी है, राजधानी के अंदर क्या व्यवस्था थी कि राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% डच भाषा बोलते हैं। यानी जो देश में डच सबसे ज़्यादा है वो राजधानी में कम है। इसी प्रकार से जो वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो राजधानी में उनका प्रतिशत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो भाषाई विविधता वहाँ पर मिलती थी है, उसके कारण से वहाँ पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, यानी आपस में जातियों के बीच में झगड़ा रहता था। यानी जो फ्लेमिश एरिया और वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग थे उनमें झगड़े होते थे। तो वहाँ की सरकार ने, जो बेल्जियम की सरकार है, उसने 1970 1970 से लेकर 1993 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार परिवर्तन किए, 4 अमेंडमेंट किए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन 1 अंक में, ठीक है। तो इस परिवर्तन को ही बेल्जियम मॉडल कहा जाता है, बेल्जियन या बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। अब इसमें क्या किया वो देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसकी फीचर्स रहेंगी। नंबर 1, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। उन्होंने सबसे पहला किया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच हो या फ्रेंच, दोनों को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर संख्या होगी। केंद्र की सारी शक्तियाँ राज्य सरकार को दे दी गई, यानी पावर शेयरिंग की गई। दोनों समुदायों की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, ये पार्टिसिपेशन हो गया। और तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। जो लोकल गवर्नमेंट थी वो अब समुदाय के आधार पर चुनी जाने लगी, यानी जो तीसरे स्तर की सरकार है वो अपनी अपनी सरकारें वे लोग बना सकते थे समुदाय के आधार पर। इसी प्रकार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ की जातीय या भाषीय संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में या तो बेल्जियम के बारे में आ जाता है या फिर श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका, जो भारत का तमिलनाडु है उसके साउथ में स्थित एक छोटा सा देश है। श्रीलंका द्वीपीय देश है, ठीक है। इसके यहाँ पर मन्नार खाड़ी है और इधर एडम्स ब्रिज है और यहाँ पर पाक खाड़ी है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की ओर
और वेस्ट की ओर जो है अरेबियन सी है और साउथ की ओर इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर ये एक द्वीपीय देश है। यह 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश का ही राज था यहाँ पर। इसकी राजधानी कोलंबो है। ये हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है। इसका एरिया है 65,610 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का है 212 स्क्वायर किलोमीटर। तो हरियाणा से थोड़ा बड़ा है ये एरिया में। और यहाँ की जनसंख्या हरियाणा से भी कम है। हरियाणा में 2.5 करोड़ है, यहाँ केवल 2 करोड़ लोग रहते हैं। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं वहाँ की जातीय संरचना की। तो श्रीलंका में 74%, 74 लगभग 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं और वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 18% लोग वहाँ पर तमिल हैं, तमिल भाषी हैं, जिनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं, यानी दोनों ही धर्म के लोग हैं। जिनमें से आप कह सकते हैं 13% जो है वो श्रीलंकाई तमिल है, जबकि 5% भारतीय तमिल हैं, जो कभी भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका चले गए थे। अब जो शेष बच गए 8% वे द्विभाषीय या बहुभाषीय हैं, यानी वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंहली, तमिल और ईसाई 3 मेन कम्युनिटीज़ हो गई। इनके बीच में जातीय झगड़ा रहता था। 1956 में क्या हुआ, वहाँ पर झगड़े का और बड़ा कारण बन गया। तो वे खोजेज क्या थे। 1956 में श्रीलंका ने सिंहली भाषा को आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका का। नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इस कारण से जो तमिल है वो अपने आप को भेदभाव का शिकार मानने लगे और बौद्ध धर्म को यानी सिंहली भाषी लोगों को विशेष जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया गया सरकार के द्वारा। तो परिणाम क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच में गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हो गया और तमिल लोगों ने अलग से तमिल ईलम राज्य की मांग की। यानी जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वहाँ पर तमिल ईलम राज्य की मांग इन्होंने कि हमें एक अलग से एरिया दे दीजिए। तो ये वहाँ का कारण था। नेक्स्ट है खलील कौन थे। तो खलील आपके चैप्टर में है, वो हैं बैरूत के निवासी। ठीक है, तो लेबनान देश है, वहाँ की राजधानी है बैरूत। तो वहाँ के वो निवासी हैं। उनके पिता रूढ़िवादी ईसाई थे, ठीक है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थे, जबकि उनकी माँ मुस्लिम समुदाय से थी और सुन्नी मुस्लिम थी। उनके चाचा की मृत्यु गृह युद्ध यानी वहाँ पर हुए लेबनान का जो सिविल वार हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही परिवार के अंदर माता पिता अलग अलग समुदायों से संबंध रखते हैं। इस कारण से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई देशों में धर्म के नाम पर या जातियों या समुदायों के नाम पर एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसको सिविल वार कहते हैं। नेक्स्ट है कि लेबनान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या कानून बनाए। तो राष्ट्रपति जो है लेबनान में केवल मेरोनाइट कैथोलिक समुदाय का ही व्यक्ति बन सकता है, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ पर केवल सुन्नी मुस्लिम समुदाय का ही बन सकता है। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर सत्ता की जो शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी उन्होंने वहाँ पर की है। तो ये आप कह सकते हैं लेबनान में। नेक्स्ट आता है पंचायती राज। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। पंचायती राज क्या है, इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था क्यों कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, अथवा इसके जो ग्राम पंचायत इसके कार्य बताइए। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1992 से। संविधान में 73वां जो अमेंडमेंट है वो किया गया था। उसके तहत 1992 में पंचायती राज व्यवस्था कानून लाया गया। इसके तहत स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया गया और गांव के अंदर जो सरपंच है या पंच है उनकी व्यवस्था की जाने लगी। ठीक, तो गांव के अंदर सरपंच की और पंच की व्यवस्था इसके तहत की जाने लगी, जिसको हम प्रधान भी कह देते हैं। तो इसमें 3 टायर सिस्टम लागू किया गया, यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद, ये व्यवस्था की गई। इसमें कुछ विशेषताएं क्या रही। नंबर 1, महिलाओं के लिए 1/3 यानी हर 3 में से 1 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।
यानी हर 3 में से एक गांव में जो सरपंच है वो महिला बनेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर इसमें बल दिया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत गलियाँ पक्की करा सकता है, यानी सड़कें बनवा सकता है अपने गांव में, और गांव की जो साफ़ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर सकती है, शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है प्राथमिक लेवल पर। इनमें से कोई भी कार्य आप अपने, यदि 2 पूछे जाएँ तो पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, धर्म और भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन क्या है? जब किसी देश में विभिन्न भाषाएं या धार्मिक समुदाय के बीच में उनकी जनसंख्या या पहचान के आधार पर सत्ता को बांट दिया जाता है, इसे कहते हैं धर्म और भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन। जैसे बेल्जियम में किया गया। डच और फ्रेंच भाषाई समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन वहाँ पर 1970 से लेकर और 1993 के बीच में 4 बार संविधान में जो परिवर्तन किया गया, उसके तहत बेल्जियन मॉडल को अडॉप्ट करते हुए किया गया। नेट, शक्तियों के वितरण पर दबाव समूह और आंदोलन क्या प्रभाव डालते हैं? तो दबाव समूह और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनके द्वारा सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभाव पड़ता है। कैसे? वे सरकार पर जनमत का दबाव डालते हैं, रेफरेंडम का दबाव डालते हैं। दूसरा, पब्लिक प्रेशर आप इसको कह सकते हैं। सरकार को वो अपने निर्णय बदलने या संशोधित करने के लिए भी प्रेशराइज करते हैं, और वे नीतियों को और अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाते हैं। तो ये जो दबाव समूह है, आंदोलन है, ये इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसके कारण से जनता की भागीदारी बढ़ती है और सत्ता की जो साझेदारी है या संतुलन है वो बना रहता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल मिला के 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। यदि हम 5 अगस्त 2019 की बात करें तो उस समय भारत की जो संसद है उसने धारा 370 अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिसको ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया इस अमेंडमेंट को। उसके बाद, यानी उससे पहले 29 राज्य होते थे, 29 में से एक कम हो गया तो 28 हो गए, और उस टाइम में 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो इस एक को 2 हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश ये बना दिए गए, तो कुल मिलाकर ये 9 हो गए थे। बाद में 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये पहले अलग अलग यूटी होती थी, बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार 9 में से एक कम हो जाता है यूटी, तो कुल मिला के 8 यूटी रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है मुंबई, कनाडा, रूस और नाइजीरिया। इसमें सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। ये आपके चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एक साथ दे दिया जाता है कि चारों पर एक एक पॉइंट लिखिए। तो मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 7 अनाथालयों में 2000 बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करने के ऑर्डर दिए थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पावर शेयरिंग का, जिसमें कोर्ट के आदेश से ये कार्य हुआ, यानी न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को चेक एंड बैलेंस का उदाहरण ये हो गया। दूसरा, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सरकार ने स्वदेशी लोगों के साथ भूमि साझा करने की सहमति हुई। ये सामाजिक समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, रूस में यूनियन ऑफ राइट फोर्स और लिबरल योबोलोको मूवमेंट ने गठबंधन किया, जिसके द्वारा वहाँ पर राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का ये उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार नाइजीरिया, अफ्रीका में ये देश है, विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने संघीय सरकार से आय के स्रोत घोषित करने की मांग की। तो ये संघीय व्यवस्था में शक्तियों के वितरण का उदाहरण हो जाता है। तो ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सारे चैप्टर के आधार पर आप इसका उत्तर अब दे पाएंगे। नंबर 1 है अक्षितिज वितरण, यानी जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जिसमें सब लेवल समान होते हैं। नेक्स्ट, उर्वराधर वितरण, जिसमें केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल सरकार
यानी स्थानीय सरकार। ऊपर से नीचे की ओर आप इसको बंटवारा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कहिए या वर्टिकल। नेक्स्ट है सामुदायिक वितरण यानी कॉम्युनल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भाषा और धर्म के आधार पर जैसे बेल्जियम में किया गया। और लास्ट वन बनता है दबाव समूह या आंदोलन। ये सरकार को निर्णय लेने के लिए या प्रेरित करते हैं या बाध्य भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, बेल्जियम में और भारत की जो सरकार है उन दोनों में एक समानता या एक अंतर बताइए। तो समानता क्या है, इंडिया और बेल्जियम दोनों ही संघीय देश हैं जिनमें पावर की शेयरिंग की गई है, संघीय शासन है यहाँ पर दोनों में ही। बस अंतर दोनों में क्या है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और तीसरे स्तर पर लोकल गवर्नमेंट है दोनों ही कंट्रीज में। ये तो होगी सिमिलरिटी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार, ये समानता है। लेकिन भिन्नता क्या है, भारत में तीसरे स्तर पर जो सरकार चुनी जाती है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, इसमें सभी वयस्क मतदाता वोट देते हैं। एडोलिसेंट इसको बोलते वो फ्रेंचाइज बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो वो वोट करता है और वो अपने गांव के पंच सरपंच को चुन सकता है। लेकिन बेल्जियम में क्या है, यहाँ पर अंतर क्या है, बेल्जियम में तीसरे स्तर पर केवल सामुदायिक सरकार ही चुनी जाती है, यानी अपनी जाति के लोग अपनी ही जाति के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये अंतर है। नेक्स्ट है जर्मन के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं। ये कभी कभी एक अंक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टियां वहाँ पर। नेक्स्ट है एनाइट कौन है और उसकी क्या समस्या है। एनाइट बेल्जियम के उत्तरी भाग में रहने वाली एक विद्यार्थी है जो डच भाषा में पढ़ती थी। उसके फ्रेंच भाषी सहकर्मी चाहते थे कि वह फ्रेंच में पढ़े, तो यानी ये एक प्रकार का भाषाई संघर्ष का उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेल्वी कौन है। तो सेल्वी कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है और वह और उसके मित्र, भाषाई संघर्ष का ये एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उसके मित्र तमिल भाषी हैं और तमिल माध्यम में वे पढ़ना चाहते हैं, यानी इनके ऊपर प्रेशर है कि वो जो है अपने मित्रों के कहने से तमिल भाषा में अध्ययन करे। जो एनाइट थी तो इसका उदाहरण था उसके सहकर्मियों का दबाव। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मैप का। तो मैप पे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हालांकि CBSE में पॉलिटिकल साइंस में मैप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसके माध्यम से फेडरल गवर्नमेंट का उदाहरण ले सकते हैं। लगभग 25 देश हैं जिसमें आज की डेट में फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, USA और कनाडा, ये मुख्य हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकारें, उसमें जापान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड। इनमें से नेपाल में समय के साथ साथ सरकारें बदली हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर शेयरिंग के लिए एक डायग्राम मैंने आपके लिए दिया है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये हो गया पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल लेवल पे दो हिस्से हो जाएंगे, एक म्यूनिसिपलिटी के लिए और एक ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत। यदि शहरों की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ये कस्बे या शहर या नगरों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1। आगे हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 का।